अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सबसे पहले आप तमाम मुसलमानों को, आप दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुकीम हैं, आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के पाकिस्तान में पहले दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाया, आपको रीज़न्स पता है, मसरूफियत इतनी होती है, पूरा दिन कुर्बानी और उसके बाद उसकी तकसीम, और इंसान इतना थक जाता है कि टाइम नहीं निकलता। उसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। अभी एक दो दिन ये मामला ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब जब मौका मिलेगा मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। तो आप सब जहाँ जहाँ हैं अपनी तमाम तर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप मेरी दुआओं में हैं। आप सब पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं। गज़ा के मुसलमान भाइयों को आपने नहीं भूलना है, और वो तमाम सहाफ़ी जो डटे हुए हैं उनके लिए भी दुआ ज़रूर करनी है। तो ये वाली बात मैंने आपके साथ करनी थी। अब अडियाला के चांद को, पाकिस्तान की जो ईद उल अज़हा है, उसकी भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। दोनों पाबंद सलासल हैं। दोनों को ईद नमाज की, यानी ईद नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। दोनों की तरफ से ये रिक्वेस्ट गई थी कि उन्हें ईद नमाज पढ़नी दी जाए, ताकि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई कमी ना देख सकें। लेकिन हमेशा की तरह, गुज़िश्ता ईद की तरह अभी भी उन्हें ये वाली ईद नहीं करने दी गई है, नहीं मनाने दी गई है, और ना ही नमाज उसकी अदा करने दी गई है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये तो इमरान खान है, इमरान खान का डाई हार्ड फॉलोअर अगर कोई गाना गाता है तो उसका नाम भी PNIL में डाल दिया जाता है। मलकों की मैं बात कर रहा हूँ। अब नौबत मलकों तक आ गई है, तो फिर हार मान ही ली जानी चाहिए। यानी जिस मुल्क में स्टार्स, अदाकार, गुलकार वो तक महफूज नहीं है, चले सहाफ़ियों का मामला तो दूसरी जगह था, ओपिनियन थी उनकी, वो भी महफूज नहीं है। और जिस मुल्क में ऊँटनी महफूज नहीं है, ऊँटनी का मालिक महफूज नहीं है, यानी टांग काट देता है वडेरा, उसका मालिक महफूज नहीं है। अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ऊँटनी के मालिक का इनकाउंटर कर दिया गया। अब कुछ कहते हैं कि ये पुलिस इनकाउंटर है, कुछ कहते हैं कि कच्चे के डाकुओं ने उठा लिया और मार दिया, कुछ कहते हैं कि वडेरे ने अपने बंदों के जरिए उसको मरवाया। आई डोंट नो, मुबैना कहानी है जो सामने आई है, वो मैंने देख ली। लेकिन वो बंदा अब ऊँटनी, जिसको आर्टिफिशियल लिम्ब इंडिया का एक बंदा गिफ्ट कर चुका है, उससे लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं एक बड़े शहर के अंदर, और हालत ये है कि उसके मालिक को, जिसने आवाज़ उठाई थी, उसको मार दिया जाता है मुबैना तौर के ऊपर। खबर किस हद तक सच्ची है आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। मैं साबिर शाकिर साहब का एक कमेंट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे वही मखसूस गुजारिश जो करता होता हूँ वो करूँगा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद नमाज के वक्त अडियाला के तमाम कैदी इमरान खान के मुंतज़र थे, लेकिन उन्हें सख्त मायूसी हुई। ताहम कल तमाम कैदियों को ईद का लंच इमरान खान की तरफ से कराया गया। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान के घर बनी गाला से कोरमे की 8 देगें और वाफिर मिकदार में नान जेल हुक्काम ने वसूल किए, जिनसे कैदियों ने लंच किया। खाने की तकसीम के वक्त इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे, जिस पर कैदियों को वार्निंग भी दी गई। तो ये वाली सिचुएशन है। इस तमाम के बावजूद बनी गाला से लंच करवाया गया अडियाला जेल के कैदियों को। वीडियो में मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन मुल्क की बनी हुई है उसके ऊपर मैंने बात करनी है। हालात किस खराबी की नहज की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ मैंने बात करनी है। क्या हम खुदा न खास्ता अनारकी या किसी एमरजेंसी की तरफ बढ़ सकते हैं, ये हालात भी मैंने डिस्कस करने, और कुछ मज़ीद ट्वीट्स भी हैं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने ये ख़बर पढ़ी, ये ख़बर मेरी नज़र से गुजरी। ये ख़बर द डिप्लोमेट की है और इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ख़बर पोस्ट हुई है। अपेरेंटली चाइना हैज़ डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू ए प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। यानी लगता है ऐसा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहम तरीन अहमियत से हटाकर गैर अहम कैटेगरी में डाल दिए। और ये डिप्लोमेट की स्टोरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। उस वक्त जबकि पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर बजट से एक मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन को क्रश कर दिया गया, ये सोचे समझे बगैर कि आपने क्या करना था और आपको क्या करना चाहिए। ये इतने अहमक और बेवकूफ़ हैं
कि इनको फाइलर्स नॉन फाइलर्स दोनों की कैटेगरीज को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए उनके ऊपर इतना बोझ डाला है कि वो अब कैश में ट्रेड करेंगे। जब कैश में ट्रेड होगी, आपका वैसे ही नेशनल एक्सचेकर इसके अंदर पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम होगा, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालियापन की तरफ जा रहा होगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? ये सोचने की बात है। सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये अलार्म बेल है जो बजा है मेरे जहन में कि जिन्होंने हरकत कर डाली है इसके नतायज क्या निकलेंगे। आपको लगता है कि किसी को अगर आप ज़बरदस्ती नेट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो नेट में आएगा, या ऑलरेडी जो नेट में है वो भी नेट से निकल जाएगा कि यार ये क्या बदमाशी चल रही है? तो इसको समझने की ज़रूरत थी, कहाँ इम्पोज करना था, कितना करना था, कैसे करना था, ये सोचने की ज़रूरत थी। जो ऑलरेडी दे रहा है उसको तुन के रख दिया गया है, वो कहीं का ना रहे। उसकी तनख्वाहें कम बढ़ी हैं, उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए गए हैं। तो ये शायद जानबूझकर हुआ है, या इनको समझ नहीं है, या इनके अंदर वो फैम नहीं है, या इनको किसी आम आदमी के घर का बजट बनाने के लिए उस कैफियत से गुजरना पड़ेगा जिस कैफियत से वो आम आदमी गुजरता है। तो ये सोचने समझने वाली बात है। 3 चीज़ें मैंने इंटरलेट कर दी हैं: बजट, मुल्क की अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, और फिर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज। तो इसके अगर आपस में ताने बाने जुड़ गए तो एक बड़ा भौचाल आएगा। अब जो मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल एलीट अपोजिशन की सूरत में मौजूद है, वो क्या कर रही है? इमरान खान साहब तो अडियाला जेल के अंदर हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक दुआओं की कैफियत होती है हर वक्त खान साहब के लिए। लेकिन जो बाहर बैठी है सेंट्रल लीडरशिप, वो क्या कर रही है? उसको अभी इस मोमेंट को, इस इवेंट को, इन चीज़ों को कैश करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि इस बजट से बढ़कर आपके पास कौन सा इवेंट होता जिसमें आप लोगों के पास अपना मुद्दा लेकर जाते और लोगों को इकट्ठा करते। उस इवेंट को कैश नहीं किया गया और इसके नतायज पाकिस्तानी भुगतने के लिए तैयार है। अब चाइना ये कर रहा है तो बाकी ममालिक से हमें क्या अच्छी खबर आएगी, ये आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं। हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने एक स्टोरी की है और उस स्टोरी के चंद जुमले मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, लेकिन मैं ये बात आपको तकरीबन कोई 8 महीने पहले अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ। 8 महीने पहले वो कहते हैं वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने वकला तहरीक के खौफ से 1.5 अरब रुपए वकला तंजीमों तकसीम कर दिए ताकि मुंह बंद रखा जाए और वकला में 2007 जैसी वकला तहरीक के जज्बात ना उभर सके। 1.5 अरब रुपए, मेरे पास तखमीना इससे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे खुद वकला ने, जो बार काउंसिल्स के हेड्स हैं, उन्होंने बताया कि पैसा फेंका गया है। और जब पैसा फेंका जाता है तो फिर तहरीक जन्म नहीं लिया करती, लोग अपने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं कौमी मफादात के ऊपर। तो फिर इधर से भी आप लोग ना ही समझें। तो वकला जो टक टुक लगाए बैठे हैं ना कि अब आज हम ये कर रहे हैं और कल ये कर रहे हैं, तो उनसे तो आप उम्मीद ना ही रखें। तो ये स्टोरी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने फाइल कर दी है। मैं वैसे ये स्टोरी, अगर आप सब में से जो मुझे फॉलो करते हैं एक अरसे से, वो देख सकते हैं। मेरे पास लिंक नहीं है कि मैं ऊपर लगा दूँ, क्योंकि मैं अब इतनी डिटेल में जा नहीं सकता, ऑलरेडी छुट्टियों के ऊपर हूँ। तो ये मैंने आपको तकरीबन दिसंबर या नवंबर की बात है, नवंबर 2022-23 के अंदर मैं बता चुका हूँ, नवंबर में। तो अब आपके सामने ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। हामिद मीर साहब एक स्टोरी लाए, वो कहते हैं यही मलकू वाली। अब मलकू बरतानिया जा रहे थे, मलकू एक सिंगर हैं, उन्होंने रखदा कोका गाया था, बड़ा ज़बरदस्त गाना था। मलकू को रोका गया एयरपोर्ट के ऊपर। कैदी 804 है कदी विनमंदा हारे, कैदी 804 है कदी विनमंदा हारे। इमरान खान के लिए गाना गाने वाले गुलकार मलकू को बरतानिया जाने वाली फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। मतलब आप देखें ना कि हम ये नहीं देखते कि हमारे स्टार्स, हमारे अदाकार, हमारे जो नेशनल एम्बेसडर्स हैं, उनको हम उसी चक्की में पीस रहे हैं जिस चक्की में सियासतदान, कारकुन, सहाफ़ी सब पिस रहे हैं। तो अगर ये वाली हरकत हम करते रहेंगे तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज कैसे दुनिया में जाएगा भाई? वो जहाँ भी लिखेगा, बोलेगा, कहेगा, वो यही कहेगा कि मुझे तो रोक दिया गया था, मैं तो आना चाह रहा था। और ऐसे कॉन्सर्ट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई होती है अक्रॉस द ग्लोब। तो बड़ा अफसोसनाक है। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा इमरान खान से इख्तलाफात ज़रूर करें, लेकिन पाबंदियों से इस गाने की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा, गाने से इतना मत घबराएं। तो ये घबराहट जो है वो हर कॉरिडोर में देखने को मिल रही है। अब इमरान रियाज खान की हम बात करें। इमरान रियाज खान जो है वो कहते हैं जो नक पे लड़ गया है नून लीग को, वो नक पे लड़ने वाली बात है। वैसे लड़े हुए तो हम सारे ही हैं। वो कहते हैं येलो बिम्बल भी हो या फिर ब्लैक बिम्बल भी हो, तो नक पे तो सारे ही लड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हैरानकुन तौर पर पिछले चंद मिनटों में मरियम की मकबूलियत 4% से 22% तक पहुंची है।
ایک مخصوص میڈیا سیل سے سورس نے بتایا کہ عمران بھائی آپ نے عید والے دن بھی سکون نہیں کرنے دیا. تو یہ سرویز جو ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کس طرح کے ہوتے ہیں, اس میں مقبولیت کیسے بڑھائی جاتی ہے, کیسے کم کی جاتی ہے, اس کا پتہ ہے. لیکن آپ کو پتہ جائے گا جب آپ خالی بغیر پروٹوکول کے 4 لوگوں کے بیچ میں نکلیں گے, آپ کو بتا دیں گے لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور جو احسن اقبال صاحب نے حال ہی میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, قداور شخصیت ہیں, تدبر والے ہیں, لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے 5 سال عمران خان میں جیل میں رہے تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ کون سا کرائٹیریا ہے بھائی؟ یہ آپ نے تھوڑی طے کرنا ہے, یہ تو ملک کی عدلیہ نے طے کرنا ہے, یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے طے کرنا ہے. اگر آپ یہ طے کریں گے, آپ نے 5 سال میں لٹ کے کھا جانا ہے ملک کو. پورا ملک 40 سال میں جو حال جس کیفیت میں پہنچا ہے, اس کا ذمہ دار آپ عمران خان کو ٹھہراتے ہیں. سب کے سب اصل میں ذمہ دار آپ لوگ ہیں. 40 سال تک آپ نے رول کیا ہے اس ملک کے اوپر بائی ہو کر کروک, 2.5-3 سال کے لیے جب بھی آئے ہیں تو اسی طرح آئے ہیں نا بھائی, واپس تو آپ ہی آ جاتے ہیں نا. ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے؟ اور بھائی جان ایک چھوٹی سی نوکری سے ایک بندہ نکالا ہوا واپس نہیں رکھتی گورنمنٹ. چھوٹی سی نوکری سے اس کے خلاف ایک FIR ہو جائے نا تو اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیتے ہیں. اس کو پینشن اور اس کو گریجویٹی بھی نہیں ملتی ہے. یہ کون سا پاکستان کے اندر ٹھیا ہے یار جس کی روزی لگی پڑی ہے وہ ہر 3-4 سال بعد واپس لگ جاؤ, 3-4 سال بعد واپس لگ جاؤ. مطلب یار کچھ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے. یہ 2-3 خاندان ہی ہیں اور ٹوٹل 25-30 خاندانوں نے پاکستان کو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے وزیر خزانہ موصوف ہیں, ان سے جا کر کوئی پوچھے بھائی جان آپ نے کبھی تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے؟ عمران خان کیوں برا لگتا تھا ان کو؟ اس لیے برا لگتا تھا عمران خان کے وہ لنگر کھانے میں بیٹھ کر یتیموں اور غربا کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. اس لیے برا لگتا تھا کہ وہ ریڑھی بالوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا تھا, تصویریں لیتا تھا. یہ بڑے ظلم کی بات ہے یار. مطلب جہاں آپ غلط ہیں وہاں غلط کو غلط تو کہیں, درست کو درست تو کہیں. آپ اپنے سیاسی اختلافات کو اپنی وش لسٹ قرار دیتے ہوئے یہ ڈیمانڈ تو نہ کریں کہ یہ کر دیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو سب کے ساتھ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. آگے جی شیخ رشید صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, سننے والوں نے کہا چلے کے بعد جو انٹرویو ہوا اس کے لیے جو کچھ لکھ کر دیا تھا وہ اس قدر غیر اخلاقی تھا, وہ اگر میں پڑھتا تو لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے گالیاں دیتے. خان صاحب سے متعلق یہ اپنے اس پہلے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ لائر کم نام نہاد صحافی ان کو جا کے انٹرویو دے دیا تھا سما TV پہ. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انٹرویو کے دوران وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے لیکن میں نے ان کا لکھا ہوا نہیں پڑھا. تو اس وقت جو شیخ رشید صاحب ہیں اپنے کی ہوئی غلطیوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی اسٹریم میں واپس آ جائیں جس اسٹریم میں وہ ہمیشہ سے تھے. اب آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میرا عمران خان کو مشورہ ہے کہ وہ انتقام اور انقلاب کی سیاست نہ کریں. پاکستان کے چی گویرا جناب میاں نواز شریف صاحب 4.5 سال لندن, 10 سال جدہ یہ رہ کر پاکستان واپس آ جاتے ہیں. وہ کریں تو ان کی سیاست انقلاب کی سیاست ہے. ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, 4x6 کے کمرے میں ہوگا, 10x8 کے کمرے میں ہوگا, وہاں پر موجود ہے, اسی میں ہی اس کا WCO انڈین واش روم ہے, اسی کے پیچھے وہ مسلح رکھا ہوا ہے, اسی کے پیچھے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, وہیں پر ایک کولر ہے. اس گرمی میں کولر کی ٹھنڈ کیا ہوتی ہے ہم سب کو پتہ ہے. ایسی صورتحال کے اندر اس بندے کو رکھا ہوا ہے اور اس سے انقلاب کی توقع نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے انقلابات ہیں یاد رکھیے گا وہ جیلوں سے آئے ہیں. اس کی ہسٹری میں کسی دن جاؤں گا, نیلسن منڈیلا ہو یا پاکستان کا بھٹو, یاد رکھیے گا پبلک میں اگر کسی کی پریزنس رہی ہے تو وہ جیل میں رہ کر ہوئی ہے. لیکن اس کا جیل میں رہنا جائز بنیادوں پر نہیں, آپ کے عتابات کو برداشت کرنا, سیاسی عتابات کو وہ برداشت کیا. آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں, آپ تو سویٹس میں رہ رہے تھے بھائی اپنی فرمائش کے اوپر, اور ملک سے باہر بھی ایسے جاتے ہیں جیسے ایئر ایمبولینس آپ کو لے جاتی ہے, جیسے آپ 5 اسٹار ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ والا معاملہ اس کو فرق کر لینے کی ضرورت ہے. آپ صحیح اور غلط کے درمیان میں اگر ڈفرینس نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے. اب آ جاتے ہیں وہ لاسٹ کیس اونٹنی والا. میں بڑا دل برداشتہ ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر, اونٹ کے آنسو دیکھ کر, پھر اس کی جو لمب ہٹا دی گئی, کاٹ دی گئی اس کے اوپر, اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں میں ایک شفقت کا ایلیمنٹ پیدا ہوا جانوروں کو لے کر. انسانوں کے ساتھ تو جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جانوروں کو لے کر. پھر ایک انڈیا سے ایک خبر آئی کہ وہاں سے کسی شخص نے ایک آرٹیفیشل لمب بھیجی ہے تاکہ اس اونٹ کو تکلیف مزید نہ ہو. پھر آج میں نے صبح اٹھتے ہی دیکھا کہ اس کا جو اونر تھا, اونٹ کا اونر, اس کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو اس سے بڑا افسوسناک واقعہ اس ملک کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ویک اپ کال ہے, لیکن شاید ہم مردہ ہو چکے ہیں. عید مبارک, مجھے یاد دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.